हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी पैसेज के चौथे क्लास के बारे में बात करेंगे। और ये जो पैसेज है, इस पैसेज में गद्यांश और पद्यांश भी हैं और उनसे संबंधित प्रश्न भी हैं, जैसे उनको किस प्रकार से हल करा जा सके, इस पे बातें करेंगे। और इसके पहले 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें और बताएं कि आपको वो वीडियोस कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया उन क्लासेस में। तो ये प्रीवियस ईयर से है बिल्कुल ही। और अपनी तैयारी को देखिए, क्योंकि मात्र 20 से 22 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर चुके होंगे और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही बाकी होगा लगाना, जिससे आप और बेहतर कर पाएँ। बस उसी के लिए ये वीडियोज़ हैं। चलिए देखते हैं क्या है गद्यांश पद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्न, और आपकी मनोकामना सफल हो। उसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या है और किस प्रकार से है। तो ये कुछ गद्यांश इस प्रकार से रहा, जो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, क्योंकि पेपर 1 में सीटेट में गद्यांश बहुत ज़्यादा लेंदी उतने नहीं आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं एक आध शिफ्ट में, ठीक है। लेकिन पेपर 2 में बहुत लेंदी आते हैं गद्यांश। तो ये बात रही। फिलहाल हम गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है प्रश्न। और प्रश्न पढ़ने से सबसे पहले प्रश्न जब पढ़ते हैं तो इससे एक फ़ायदा हो जाता है कि जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो गद्यांश में कौन से लाइन से प्रश्न बना है ये थोड़ा सा माइंड में बैठ जाता है, और हमें एग्ज़ाम के टाइम में टाइम भी तो बचाना होता है, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो ये इसका बेस्ट तरीका हो जाता है। अगर प्रश्न की बात कर ली जाए तो प्रश्न पहला है, गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात रही आपका गद्यांश से संबंधित हो जाएगा। कर्मठता शब्द है, तो कर्मठता विशेषण है, विशेष है, संज्ञा है, क्रिया है। ये व्याकरण से है, तो बिना गद्यांश पढ़े भी आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम जब गद्यांश पढ़ लेंगे तब इसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। में रेखांकित शब्द यानी कि किस्मत के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, यानी किस्मत के यहाँ हम बदल के और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रख सकते हैं जिससे ये वाक्य का अर्थ न बदले। जैसे भाग्यवान, भाग्य, भाग्यहीन, भाग्यशाली। तो किस्मत को हम क्या कह देते हैं, भाग्य कह देते हैं, तो यहाँ पे भाग्य हो जाएगा। फिलहाल देखिए, ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो व्याकरण से है, हिंदी व्याकरण से है, ग्रामर से है, ठीक है। तो इसके लिए गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं। तो फ़ायदा यही हो जाता है कि जब पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो व्याकरण से या हिंदी ग्रामर से प्रश्न आए हुए होते हैं उन्हें हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिससे संख्या प्रश्नों की कम हो जाती है जो गद्यांश से पूछे जाते हैं। यहाँ जैसा बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये बात हो गई। चौथा वाला, उन्नति का विलोम क्या है, अभिन्नति, फन्नत, अधोगति। ये भी देखिए व्याकरण से है। छठा है कि गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है, ये भी गद्यांश से संबंधित है। सातवां है, व्यक्ति को महान बनने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, ये भी गद्यांश से संबंधित है। आठवां है कि गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है, ये भी गद्यांश से संबंधित है। और किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है, ये भी गद्यांश से संबंधित है। तो 1 से 9 क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, 9 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाते हैं और 6 क्वेश्चन जो है वो पद्यांश से पूछे जाते हैं। पेपर 1 की बात हो रही है, पेपर 2 की नहीं, ठीक है। तो ये बात रही। और तो 9 क्वेश्चन है, पहले अब गद्यांश पढ़ते हैं तब इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। गद्यांश है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, जो इनसे ही प्रश्न बना है गद्यांश से। देखते हैं गद्यांश में है कि कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। बिल्कुल, कर्म अपने हाथ में है, कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं और बुरे कर्म करते हैं तो चीज़ें बुरी होती हैं। दुनिया कर्म प्रधान है, बिल्कुल। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। ज़रूरत है इसकी शक्ति को पहचान उसे और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसको निष्ठा से और लगन से करें। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी,
दानी, ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। यानी कि जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म पे ज़्यादा फोकस रहता है कि हमें, जैसे अब एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, तो हमें कितना हम इसके पहले पढ़ सकते हैं वो हमारा कर्म है। एग्ज़ाम देने के बाद फल की चिंता तो होती है, ठीक है। कृत्य में के बारे में कहावत है, यानी कर्म के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बिल्कुल सही है, अगर जैसा आप कर्म करेंगे वो वैसा ही लौट के आपके ऊपर आता है। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। क्योंकि आप जानते हैं, आप जैसा कर्म करेंगे आपको पूरी तरह से निष्ठा होगा, आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा कि मेरा कर्म इतना बढ़िया है तो फल भी बढ़िया ही होगा। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है, डिसिप्लिन, ठीक है ना। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिएं। बिल्कुल, दूसरे के हिसाब से हम अपनी लाइफ जिएं, इससे अच्छा है कि हम अपने तरीके से जिएं, चाहे उसमें थोड़ी सी फैसिलिटी कम हो। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या न कर अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना है। यानी कि हमें दूसरों पर नहीं, पूरी तरह से खुद पर फोकस होना चाहिए। तो इसमें कर्म की बात करी गई है, कर्म प्रधान, और ये गद्यांश करके हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये इसका मूल जो शब्द है। फिलहाल देखते हैं हम प्रश्न को। गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, सॉरी, कर्म प्रधान, जाति प्रधान, राजनीति। तो गद्यांश में कर्म प्रधान को चित्रित किया गया है। इसमें जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है गद्यांश में, ये कि कर्म प्रधान होना चाहिए व्यक्ति को। तो बिल्कुल ही पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। कर्मठता शब्द है विशेषण, विशेष, संज्ञा और क्रिया। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, कर्मठता, ठीक है, ये संज्ञा है। वाक्य जब आप पढ़ें तभी आपने देखा, ठीक है। कर्मठता क्या है? संज्ञा है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प हो सकता है? भाग्यवान, भाग्य, भाग्यहीन और भाग्यशाली। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका, किस्मत की जगह पे हम भाग्य अगर लिख देते हैं तो कर्म से भाग्य को या किस्मत को बदला जा सकता है, बिल्कुल भी, ठीक है। हम यहाँ पे भाग्य लिख सकते हैं। तीसरे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ जैसा बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है? जैसे बीज होते हैं वैसे ही फल होती है, जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे, जैसे काम होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, जैसे काम होंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा चौथे का, वो तीसरा हो जाता है कि जैसा आप कर्म करते हैं आपको फल भी वैसे ही मिलते हैं। उन्नति का विलोम शब्द है, यानी कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? अभिनीति, पतन, अधोगति, संगति। पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पतन ठीक है, इसका हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर शब्द यहाँ पे मिल जाता है अभिनति, ठीक है। तो उन्नति का विलोम अभिनति हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? अपने कर्मों की चिंता करके, कर्म की शक्ति को पहचान कर, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रख कर, सभी के लिए के साथ प्रतिस्पर्धा करके। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करके, ठीक है। तो गद्यांश के हिसाब से छठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के प्रति सकारात्मक भाव रख के हम अपने अंतर्मन को क्या कर सकते हैं? प्रकाशित कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। छठवें का जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां है कि व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? उसके भाग्य की, उसके कार्यों की, उसके नाम की, उसके बल की। तो कर्म प्रधान गद्यांश में था कि कर्म आप जैसा करते हैं आप उतने ही महान बनते हैं। अच्छे कर्म से व्यक्ति महान होता है और बुरे कर्मों से व्यक्ति नहीं। तो दूसरा, जो सातवें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि उनके कार्यों से व्यक्ति क्या होता है? महान बनने में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उसके कर्म का। आठवां है कि गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है कर्म की प्रतिनिष्ठा, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आप विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें, सफलता के बारे में सोचना, भाग्य के अनुसार जीना, धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना। गद्यांश के हिसाब से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि कर्म के प्रति निष्ठा अगर आप रहेगा तो आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है, आपका समय बदलेगा।
नौवां है कि किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है सुख दुख में साथ रहना, किसी को अकेला ना छोड़ना, दूसरों पर निर्भर होकर जीना, पूर्ण रूप से बेहतर जीवन जीना। नवे के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है कि दूसरों पर निर्भर होकर जीना। मतलब इस गद्यांश में ये समझाया गया है कि किसी दूसरे पर निर्भर होकर हम अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो नौवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, बिना कहे सुने सही है। ठीक है, इसको समझिएगा, यहाँ पे किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से क्या तात्पर्य, इसका अर्थ पूछा है, तब ये यहाँ पे ऐसा बना है। ठीक है, तो नौवें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखिए पद्यांश है, पद्यांश पूरा ये और ये है। ठीक है, तो इतना पद्यांश हम पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न, उसके बाद पद्यांश को पढ़ते हैं। कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? ठीक है, ये प्रश्न है। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखना है। पंक्ति में रेखांकित अंश से क्या आशय है? ये भी देखिए गद्यांश से संबंधित है। किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है? ये भी पद्यांश से संबंधित है। किसान का जीवन किस पर आधारित है? निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? ठीक है, ये देखिए व्याकरण से है। कौन सा शब्द भिन्न है? ये भी व्याकरण से। तो 2 प्रश्न जो है व्याकरण से हैं और 4 प्रश्न जो है वो पद्यांश से हैं। ऐसा है कि हम पढ़ते हैं सीधे पद्यांश और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखे। जो ये धरती है वो किसान की है क्योंकि वो मिट्टी को अच्छे से संभाल के संजो के रखता है, यानी कि उसको उसकी धरोहर मान के रखता है। जो मिट्टी के संग साथ है, तप कर गल कर मर कर खपा रहा है जीवन अपना। बिल्कुल वो जो किसान है वो मिट्टी में ही पूरा अपना जीवन दे देता है। देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। वो ये देखता है कि मिट्टी में यानी कि फसल होगी तो वो फसल को किसान सोने के हिसाब से ही लेते हैं। ठीक है, तो देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, मिट्टी का महिमा गाता है। अगर उपजाऊ मिट्टी है उसको, और मिट्टी नहीं उपजाऊ भी है तो उसे उपजाऊ बनाने के लिए वो अपनी पूरी लगन से उस पर काम करता है। मिट्टी पर, मिट्टी के अंतःस्थल में अपने तन की खाद मिलाकर पूरा जीवन अपने उसी मिट्टी में देकर किसान मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है। यह धरती है उस किसान की, उसको जीवित रखकर मिट्टी को, अगर फसल बढ़िया है, अगर आप भी किसान को देखेंगे कि अगर उसके पास खेती है, अगर मृदा है, तो वो खुद बहुत खुश रहता है क्योंकि किसान को उसकी मृदा से, उसकी मिट्टी से बहुत लगाव होता है। तो यह धरती है उस किसान की। तो आपने समझ लिया, टोटली इस पर कहा गया है पद्यांश में कि ये जो धरती है उस किसान की है जो पूरी तरह से अपना जीवन लगा देता है मिट्टी के लिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल कि कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? किसान धरती के लिए तड़पता है, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है, यहाँ पे हल होगा। ठीक है, फिलहाल इन सब में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसान की मिट्टी इसलिए है, धरती को किसान की धरती इसलिए कहा गया है, कवि ने कहा है क्योंकि वो इस धरती पर अथक परिश्रम करता है पूरा आजीवन। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित अंश से क्या आशय, यानी कि अपने तन की खाद मिलाकर, इससे क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना, रासायनिक बीज बोना। तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो अत्यधिक परिश्रम करना, यानी कि पूरा जीवन उसमें लगा देना, अपने तन की खाद मिलाकर, यानी कि अत्यधिक परिश्रम करके वो मिट्टी को क्या करता है, जीवित रखता है, उपजाऊ बनाता है, खाने फसल उगाने योग्य बनाता है। किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? प्रकृति का आनंद लेने में, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, अन्न साग सब्जी उगाने में। तीसरे का जो सही आंसर है वो देखिए कि किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? अन्न साग सब्जी या फसल उगाने में। बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका अर्थ वही है। किसान का जीवन किस पर आधारित है? कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, स्वप्न देखने पर, खाद बीज संग्रहण पर। तो चौथे क्वेश्चन के जो सही आंसर की बात कर ली जाए तो कृषि कार्य पर उसका पूरा जीवन क्या है, आधारित है। इसी वजह से वो मृदा में पूरी तरह से
मिट्टी में पूरी तरह से खुद को झोंक देता है। निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है, यानी जिसमें लय बैठे, ठीक है, जिसमें जीभ की जो मूवमेंट है, टंग की जो मूवमेंट है वो समान हो, ठीक है। अपना सपना तप गल, गल मर गाता जीता। तो पांचवे का जो सही आंसर है वो अपना सपना बिल्कुल ही, इसमें कुछ भी, ये दोनों अपना सपना पूरी तरह से लयात्मक शब्द है। कौन सा शब्द भिन्न है, तपना, गलना, सपना, रखना। छठवें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो सपना, ठीक है ना। तपना, गलना, रखना ये कर्म हो जा रहा है, वो काम कर रहा है, क्रिया हो जा रही है, सपना नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रिया है, भिन्न है, सॉरी, कौन सा शब्द भिन्न है, तो इन तीनों चारों में तीसरा ऑप्शन सपना जो है वो भिन्न है। तो ये थे आज के पैसेज। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा, अपने क्वेश्चन में से कितने सही करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।